प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप घर पर ही होंगे, स्वस्थ होंगे बेटा, है ना। देखिए बेटा, अपन ज़्यादा अपना वक्त जो है यहाँ जायज़ ना करते हुए बेटा, ठीक है, अपना सीधा अपना जो प्रश्न है प्रश्न पे आते हैं। समझ में आ गया? प्रश्न हमारा क्या था बेटा? जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना से आपका क्या अभिप्राय है। दूसरी बात निकालें तो इसकी क्या निकालनी है, हमें विशेषताएं निकालनी है। देखो बेटा, जनसंख्या संरचना की मैंने आपको विशेषता बता दी है ना। क्या विशेषता बनाई कि किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की, समझ में आ गया, निवास करने वाले लोगों की सामाजिक विशेषताओं जैसे आयु संरचना, लिंग संरचना, समझ में आ गया, भाषाई संरचना, धार्मिक संरचना, ग्रामीण नगरीय संरचना, श्रमजीवी जनसंख्या का वर्गीकरण या कहें तो व्यावसायिक संरचना, जन्म का स्थान, निवास का स्थान, साक्षरता आदि सभी चीज़ों का अध्ययन जो है कायम में किया जाता है बेटा, जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना के अंदर किया जाता है। समझ में आ गया। और जनसंख्या संगठन की हमने, देखो बेटा ध्यान कीजिएगा, है ना, जो पिछली क्लासेज हैं अपनी उनमें मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा भाषाई संरचना आ गया। भाषाई संरचना के बाद में दूसरा कौन सा आ गया अपना? धार्मिक संरचना। समझ में आ गया। और तीसरा अपना यहाँ ऑलरेडी चला हुआ है, क्या है बेटा? कि ग्रामीण नगरीय संरचना। और ग्रामीण नगरीय संरचना का मतलब भी मैंने आपको कई बार बता दिया है बेटा कि यहाँ हमें केवल मात्र इतना अध्ययन करना है कि ग्रामों में लोग जो निवास करते हैं, समझ में आ गया, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। और दूसरी बात, हमें नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का क्या करना है? अध्ययन करना है। समझ में आ गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने बताया था ना आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो अधिकांशतः प्राथमिक व्यवसायों में, समझ में आ गया, कौन से व्यवसायों में? प्राथमिक व्यवसायों में क्या पाए जाते हैं? संलग्न पाए जाते हैं। समझ में आ गया। बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न बनकर आया हुआ है। समझ में आ गया। यहाँ मोस्ट प्रश्न बन जाता है। मोस्ट प्रश्न काय के लिए बन जाता है बेटा? कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। मैं बताऊंगा आपको, ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा, आप भी नोटिस करना, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉर्मली वैसे ही बता रहा हूँ, है ना, मुंह जबानी आपको मैं बता रहा हूँ। समझ में आ गया। तो प्राथमिक व्यवसायों के अंदर याद रखना बेटा, जैसे आ गया कृषि, पशुपालन, समझ में आ गया, लकड़ी काटना, आखेट करना, खनन कार्य, समझ में आ गया, दुग्ध डेयरी व्यवसाय, समझ में आ गया, मत्स्य पालन, क्या आ गया? मत्स्य पालन। तो इन सभी क्रियाओं को याद रखना बेटा, प्राथमिक व्यवसायों के अंदर क्या किया जाता है बेटा? सम्मिलित किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये हो जाता है आपका प्राथमिक व्यवसाय। जबकि मैं बात करूं, है ना, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं, है ना, जबकि मैं बात करूं कि भारत के जो नगरीय क्षेत्र हैं, इन नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनसंख्या है, याद रखना बेटा, वो प्राथमिक व्यवसाय नहीं, समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया, प्राथमिक व्यवसाय नहीं बल्कि द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में क्या पाई जाती है? संलग्न पाई जाती है। समझ आ गया बेटा। तो यहां सबसे पहले तो आप बेटा ग्रामीण नगरीय संरचना में ये बात नोटिस करना, ये वाला पॉइंट ऐड करना अपनी नोटबुक में, है ना बेटा। क्या लिखा है? तो हमने यहाँ पहले पॉइंट के माध्यम से ये निकाला है बेटा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पे बेटा? कि ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात भारत में कितना है? यानी कि 31.16% जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। समझ में आ गया। और इसी पॉइंट के अंदर देखना बेटा, यहाँ ये भी आ रहा होगा, कौन सा क्षेत्र? नगरीय क्षेत्र। और नगरीय क्षेत्रों में याद रखना बेटा, लगभग कितनी? 68.84% जनसंख्या जो है कहाँ निवास करती है? नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। समझ में आ गया। ये प्रश्न भी। और याद रखना, ये जो आंकड़ा हमने निकाला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो कितनी, समझ में आ गया, और नगरीय क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में कितनी, ये आंकड़ा काय के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार आ जाएगा बेटा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 31 पॉइंट कितना बेटा? 16। जबकि याद रखना बेटा नगरीय क्षेत्रों में, कहाँ पे? नगरीय क्षेत्रों में याद रखना 68 पॉइंट कितना? 84% जनसंख्या जो है, याद रखना बेटा, कहाँ निवास करती है? नगरीय क्षेत्रों में जो है क्या करती है? निवास करती है। आ जाएगा बेटा। चले यहां से आगे, अगला पॉइंट नोटिस करना बेटा, ना, क्या नोटिस करना आपको, है ना, सर्वाधिक ग्रामों की संख्या, सर्वाधिक ग्रामों की संख्या बराबर कर देना बेटा यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन सा जाएगा बेटा? उत्तर प्रदेश। कितनी है ग्रामों की संख्या भी निकाल देना, 106,704 मैंने निकाल दिया आपको यहाँ, है ना। अगला पॉइंट नोटिस करना बेटा, काय के अंदर? ग्रामीण नगरीय संरचना के अंदर, ठीक है। नोटिस करना बेटा, क्या लिखना है आपको? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बराबर निकालना बेटा, आपका आ जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। क्या आ जाएगा भाई? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 89 पॉइंट निकाल देना बेटा, कितना? 96% आ गया। 89 पॉइंट कितना निकाल दिया? 96%। इसके बाद में आगे देखना बेटा, ना, आगे हम जो निकाल रहे हैं सर्वाधिक नगरों की संख्या, यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ली तो अब निकालो कि सर्वाधिक नगरों की संख्या, सर्वाधिक नगरों की संख्या बराबर याद रखना बेटा, भारत का कौन से राज्य में पाई जाती है?
लिखिएगा तमिलनाडु। क्या लिखिएगा? तमिलनाडु। और सर्वाधिक नगरों की संख्या अकेले तमिलनाडु में है, कितनी है? 721। कितनी है बेटा? 721। ठीक है साहब। इसके बाद में आगे देखिएगा बेटा ना, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, है ना, बराबर सबसे पहले उठा लेना आप गोवा, गोवा राज्य भारत का, ठीक है। और गोवा राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी लिख देना, कितना आ जाएगा? 62.17, यानी कि 62.17% आ गया। इसके बाद में आगे निकालिए बेटा, ठीक है। मिजोरम, एक और राज्य निकाल रहा हूँ मैं आगे यहाँ पे, जो नगरीय जनसंख्या के मामले में लगभग दूसरे स्थान पर जाता है, मिजोरम। कौन सा आ गया बेटा? मिजोरम। और मिजोरम में निकाल देना बेटा, परसेंट निकाल देना 51.51%। वह एक और निकाल रहा हूँ मैं यहाँ नीचे, है ना, वह तमिलनाडु। कौन सा आ गया बेटा? तमिलनाडु। कौन सा आ गया बेटा? तमिलनाडु। समझ में आ गया। और तमिलनाडु में भी निकाल देना बेटा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, निकाल देना 48.45% आ गया। 48 पॉइंट कितना निकाल दिया? 45% निकाल दिया। तो यहाँ आपको नोटिस करने वाली बात अगली क्या है ना, काई के अंदर ग्रामीण नगरीय संरचना के अंदर क्या नोटिस करना है कि सर्वाधिक ग्रामों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कितनी है? कितने बेटा? 106, 704 मैंने लिख दिया, गांवों की संख्या है ये, समझ में आ गया। तो सर्वाधिक गांव कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है बेटा? उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बराबर राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कितना है? 89.96 आ जाएगा बेटा। उसके बाद में अगला अपना जो प्रश्न नोटिस करना है, क्या करना है बेटा? सर्वाधिक नगरों की संख्या वाला राज्य बराबर तमिलनाडु। कौन सा जाएगा? तमिलनाडु। कितने हैं नगरों की संख्या? 721। कितनी है बेटा? 721 आ जाएगा। इसके बाद में एक और नीचे हमने पॉइंट उठाया, क्या उठाया बेटा? कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। समझ में आ गया? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है बेटा। तो क्या जाएगा? यहाँ 3 राज्य निकाले हैं। कितने निकाले हैं? 3 राज्य निकाले हैं। एक तो आ गया गोवा, ठीक है, 62.17। दूसरा आ गया मिजोरम, 51.51। समझ में आ गया। और एक और तीसरा निकाला है हमने, कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा निकाला है बेटा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बराबर कितना आ गया बेटा? मैंने नोटिस कर दिया है ब्लैक बोर्ड पे, आप भी उतार लेना। कितना जाएगा? 48.45%। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चले आगे। अच्छा बेटा, इसी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन के अंदर देखना बेटा, ये भी पॉइंट नोटिस करना कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या, या कह देना ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग। समझ में आ गया? कौन से व्यवसायों में? प्राथमिक व्यवसायों में। कौन से व्यवसायों में बेटा? प्राथमिक व्यवसायों में, है ना। प्राथमिक व्यवसाय कह दो, क्षेत्र कह दो, क्रियाकलाप कह दो, बात एक ही है। समझ में आ गया। तो याद रखना बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या या लोग जो हैं, याद रखिएगा बेटा, कौन से व्यवसाय में? प्राथमिक व्यवसाय में क्या पाए जाते हैं? संलग्न पाए जाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय, है ना। और चाहे मैंने इसको कह दिया क्या? क्षेत्रक, ठीक है। तो प्राथमिक व्यवसाय या इकाई में बेटा क्षेत्रक में, है ना। जैसे मैं यहाँ क्रियाएं लिख रहा हूँ ना, जैसे आ गया बेटा कृषि, क्या आ गया? कृषि। कृषि के अलावा आ गया बेटा पशुपालन, क्या आ गया? पशुपालन, ठीक है। पशुपालन के अलावा आ गया बेटा यहाँ पे खनन कार्य, क्या आ गया? खनन कार्य, ठीक है। क्रियाएं लिख रहा हूँ, याद रखना इनको भी, है ना। खनन कार्य के अलावा आ गया बेटा आखेट करना, या कहें तो शिकार करना, जंगली जानवरों का क्या करना? शिकार करना, आखेट करना आ गया, ठीक है। इसी में आगे निकालें तो आ जाता है बेटा आपका मत्स्य पालन। क्या आ जाता है भाई? मत्स्य पालन। क्या आ गया बेटा? मत्स्य पालन। तो ये क्रियाएं हैं, कृषि, पशुपालन, खनन कार्य, आखेट करना, है ना, मत्स्य पालन। इसके अलावा आगे और निकालें तो निकाल देना लकड़ी काटना। क्या आ जाएगा भाई? लकड़ी काटना आदि, आदि हैं। समझ में आ गया? आदि हैं। तो इसका मतलब आपने पॉइंट कहाँ तक का क्या क्या नोटिस किया बेटा? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या जो है, याद रखना बेटा, प्राथमिक व्यवसायों में। समझ में आ गया। और प्राथमिक व्यवसायों का मतलब इनके अंदर मैंने आपको क्रियाएं निकाल दी हैं, आप भी ऐड कर लेना, है ना। कृषि, पशुपालन, खनन कार्य, आखेट करना, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, है ना, और दुग्ध डेयरी व्यवसाय आदि क्रियाओं में, याद रखना बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग जो हैं क्या पाए जाते हैं? संलग्न पाए जाते हैं। आ गया। अब यहाँ जब अपन ने ये बात काय की कर ली है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की, है ना, तो ये तो कौन से व्यवसायों में बेटा? प्राथमिक व्यवसायों में क्या पाए जाते हैं? संलग्न पाए जाते हैं। अब मैं यहाँ से मैं टाल रहा हूँ, है ना। अब यहाँ थोड़ी सी देर मैं बात करूँगा
कि जो नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं ये कौन कौन से व्यवसायों में क्या पाए जाते हैं, संलग्न पाए जाते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि हमें ग्रामीण और नगरीय दोनों की ही साथ साथ क्या करनी है, बात करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, ग्रामीण नगरीय संरचना। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बेटा, तो अगला पॉइंट नोटिस करना और लिख देना भले ही कि जबकि, याद रखना बेटा, कौन से क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में। समझ में आ गया? जबकि नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, जबकि नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, जबकि नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, ठीक है बेटा, यहां व्यवसाय निकालिए। क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा द्वितीयक, है ना, द्वितीयक व्यय। याद रखना मैंने यहां एक और व्यवसाय निकाल दिया, तृतीयक। क्या निकाल दिया? द्वितीयक व्यय तृतीयक व्यवसायों में, है ना, द्वितीयक व्यय तृतीयक व्यवसायों में याद रखना बेटा क्या पाए जाते हैं, संलग्न पाए जाते हैं। ठीक है ना, संलग्न पाए जाते हैं। ठीक है, तो बताओ यहां व्यवसाय बदल गया नहीं बदल गया? तो किनका बदल गया? नगरीय क्षेत्रों में जो निवास करने वाले लोग हैं उन लोगों का यहां क्या बदल गया, व्यवसाय बदल गया। प्राथमिक ना होकर के बराबर क्या आ गया, द्वितीयक और तृतीयक। समझ में आ गया? तो प्राथमिक तो बराबर कहां पाया जाता है, ग्रामीण जो जनसंख्या है वो कौन से व्यवसायों में संलग्न पाई जाती है, प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न पाई जाती है। जबकि द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में संलग्न जो है बेटा लोग वो कहां पाए जाते हैं, नगरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे बेटा समझ में यहां तक? चले आगे। अच्छा बेटा, है ना, यहां बोर्ड के एग्जाम के लिए कई बार यहां से ये भी प्रश्न आ जाता है, मैंने मोस्ट कर दिया है, आप भी मोस्ट कर देना, है ना, कि मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ना, कि तृतीयक व्यवसाय में, है ना, कौन से व्यवसाय में, तृतीयक व्यवसाय में। ठीक है ना, और तृतीयक व्यवसाय में देखना बेटा संचार, व्यापार, वाणिज्य, क्या आ गया, वाणिज्य, परिवहन, क्या आ गया, परिवहन आ गया। इसके अलावा एक और निकालें क्रिया तो बराबर आ गई बैंकिंग, क्या आ गई, बैंकिंग। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट भी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से नोटिस कर लेना आप भी, है ना बेटा। और यहाँ ये भी याद रखना, आगे भी आएगा, इसलिए मैंने आपको यही समझा दिया है ना, कि प्राथमिक व्यवसायों में कौन कौन सी क्रियाओं को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ऐसे ही यहाँ ये भी नोटिस कर लेना कि द्वितीयक व्यवसाय के अंदर याद रखना कौन कौन सी क्रियाएं आ जाती हैं, बस इनको मात्र लिखना है आपको। समझ में आ गया? और इनको लिखने के बाद आपको जो सीधा सीधा है बेटा आपका 1 नंबर बोर्ड के एग्जाम में जो आया हुआ है 1 नंबर का प्रश्न, वो आपका तय हो जाता है, पक्का हो जाता है। समझ में आ गया? तो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत याद रखना बेटा संचार, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, परिवहन आदि क्रियाओं को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। लिख देना इसके बाद में आप, है ना। तो बैंकिंग आदि, बैंकिंग आदि, बैंकिंग आदि क्रियाओं को, बैंकिंग आदि क्रियाओं को क्या किया जाता है बेटा, सम्मिलित किया जाता है। समझ में आ गया? सम्मिलित किया जाता है। आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए क्या बेटा मैं क्या कह रहा हूँ ना, कई बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये भी प्रश्न देखा गया है कि याद रखना बेटा कहीं कहीं ये कृषि और पशुपालन है, इन दोनों को मिला करके मैं एक प्रश्न बना रहा हूँ। समझ में आ गया? और दोनों को मिला करके एक प्रश्न क्या बनेगा, समझ में आ गया? एक तो प्रश्न बनता है आपका पृथ्वी सम्मेलन। समझ में आ गया? क्या बनता है बेटा, पृथ्वी सम्मेलन। समझ में आ गया? एजेंडा 21, एजेंडा 21 के नाम से इसे जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन। समझ में आ गया? जो सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। समझ में आ गया? जून 1992 में। समझ में आ गया? तो ये सम्मेलन जो है, देखो बेटा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको ना, एक तो आता है, ध्यान दीजिएगा मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एजेंडा 21। क्या आता है, एजेंडा 21। समझ में आ गया? और एजेंडा 21 और एक आता है कि फेजेंडा से आपका क्या अभिप्राय है। समझ में आ गया? दोनों अलग अलग हैं। समझ में आ गया? एक तो मैंने क्या कहा आपको, एजेंडा 21 क्या है, और एजेंडा 21 को ही मैंने क्या कह दिया, इसे ही पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? और पृथ्वी सम्मेलन जो कि जून 1992 में हुआ, और ब्राजील के कौन से शहर में हुआ, रियो डी जेनेरो में हुआ। समझ में आ गया? और इस याद रखना हुए पृथ्वी सम्मेलन में विश्व के लगभग याद रखना बेटा 100 से अधिक देशों ने क्या लिया, भाग लिया। समझ में आ गया? यानी कि किस उद्देश्य से, जितने भी याद रखना जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति है या कहें तो बेटा जलवायु को क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, या वन्य जीव जंतुओं को कहें तो सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से याद रखना यहाँ, है ना, कौन से सम्मेलन का आयोजन किया गया, एजेंडा 21 या पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। समझ में आ गया? इसके अलावा एक और आ रहा है फेजेंडा, नीचे देखना क्या आ रहा है, फेजेंडा। एजेंडा 21 अलग है और फेजेंडा अलग है। अब फेजेंडा भी क्या है ना, फेजेंडा में भी आंसर वही आएगा कि ब्राजील के शहर, फेजेंडा में वही आएगा, है ना। तो फेजेंडा में मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ब्राजील के शहर कहां पे बेटा, वही रियो डी जेनेरो में। समझ में आ गया? तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो, मैं लिख देता हूं, है ना, रियो डी जेनेरो,
या सीधा सीधा आप तो देश का नाम याद रखना ब्राज़ील। क्या याद रखना? ब्राज़ील। समझ में आ गया? तो मेरा मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे फेजेंडा है ना, तो याद रखना ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरो, लेकिन आप तो सीधा ही याद रखना ब्राज़ील। समझ में आ गया? और ब्राज़ील में, समझ में आ गया, कहाँ पे? ब्राज़ील में, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा आपको, काई के कॉफ़ी के बागान, काई के बागान, कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं, है ना। काई के कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं। समझ में आ गया? और कॉफ़ी जो है उसको आप सभी जानते हैं पेय पदार्थों में जो है क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है, या पेय फसलों में इसको सम्मिलित किया जाता है। समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा आपको कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को, है ना, काई के नाम से जाना जाता है बेटा, फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। बस इतना लिखना है हमें। बोलो हमारा नंबर पक्का हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। समझ में आ गया? और एजेंडा 21 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो मैं आपको ये कह रहा था बेटा कि यहाँ कृषि और पशुपालन, समझ में आ गया, इसको लेकर भी एक प्रश्न बनता है, याद रखना कि मिश्रित कृषि आगे आ जाएगा आपको। तो मैं यही बता देता हूँ, है ना, कि कौन सी कृषि, कि मिश्रित कृषि से आपका क्या अभिप्राय है ना। तो मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है? याद रखना जब कौन से कार्य के साथ साथ, याद रखना बेटा, जब कौन से कार्य के साथ साथ, कृषि कार्य के साथ साथ, याद रखना कौन सा कार्य भी किया जाता है? पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। समझ में आ गया? तो कृषि कार्य के साथ साथ जब, याद रखना बेटा, कौन सा कार्य? पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, तो इसे ही याद रखना बेटा काई के नाम से जाना जाता है? मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब पूरा रिपीट कर देता हूं। तो ग्रामीण नगरीय संरचना में आपने क्या पढ़ा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, समझ में आ गया, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बेटा? 31.16% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। समझ में आ गया? जबकि नगरीय क्षेत्रों में लगभग कितनी? 68.84% जनसंख्या जो है क्या करती है? निवास करती है। कहां पे? नगरीय क्षेत्रों में। सर्वाधिक ग्रामों की संख्या बराबर उत्तर प्रदेश 106,704, उतार लिया होगा ना। इसके बाद में अगला निकालिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, कितनी है? 89.96 आ गया। सर्वाधिक नगरों की संख्या वाला राज्य बराबर तमिलनाडु आ गया। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रखने वाले राज्य दिखाया था मैंने, आपने नोटिस किया होगा, है ना। तो पहला निकाला था अपन ने कौन सा? गोवा। कितना आया बेटा? 62.17% निकाल लिया। उसके बाद में आगे चलिए, आगे आ जाता है बेटा आपका मिजोरम। मिजोरम में कितना है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 51.51% आ गया। और तीसरा राज्य और निकाला था हमने वहां पे, समझ में आ गया, काई के मामले में, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु। तीसरा कौन सा जाएगा बेटा? तमिलनाडु। कितना परसेंट है वहां पे? 48.45%। समझ में आ गया? अच्छा बेटा, इसके बाद में इसी ग्रामीण नगरीय संरचना में मैंने आपको क्या बताया बेटा? बोलिए क्या बताया? कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग जो हैं, याद रखना, अधिकांश है। ठीक है बेटा? कहां पे? कौन से व्यवसायों में? प्राथमिक व्यवसायों में क्या पाए जाते हैं? संलग्न पाए जाते हैं। प्राथमिक व्यवसायों का मतलब कृषि कार्य, पशुपालन, आखेट करना, खनन करना, है ना। इसके अलावा मछली पकड़ना, दुग्ध डेयरी व्यवसाय आ गया, लकड़ी काटना। समझ में आ गया? ये लकड़ियों को क्या करना? एकत्रित करना। समझ में आ गया? इन क्रियाओं में याद रखना ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग जो हैं क्या पाए जाते हैं? संलग्न पाए जाते हैं। बोलो बेटा यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छा, इसके बाद में मैंने आपको निकाला क्या बेटा? कि जबकि नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग जो हैं, समझ में आ गया, नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग हैं वो प्राथमिक में नहीं, समझ में आ गया, जबकि द्वितीयक, समझ में आ गया, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में क्या पाए जाते हैं? संलग्न पाए जाते हैं। बोलो बात यहां तक आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ठीक है। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि तृतीयक व्यवसायों में, समझ में आ गया, तृतीयक व्यवसायों में याद रखना बेटा कौन कौन सी? समझ में आ गया? संचार है, व्यापार है, वाणिज्य है, बैंकिंग है, परिवहन है। समझ में आ गया? इन सभी क्रियाओं को याद रखना बेटा कौन से व्यवसायों में? तृतीयक व्यवसायों की क्रियाओं में क्या किया जाता है बेटा? सम्मिलित किया जाता है। बोलो बेटा आपको यहां तक बिल्कुल ओके ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया? अच्छा बेटा, एक चीज और मैं आपको यहां चलते चलते बताना चाहूंगा बेटा, क्योंकि ये पॉइंट पूरा हो गया अपना, क्लियर हो गया है ना। कौन सा? ग्रामीण नगरीय संरचना। एक मैं चलते चलते आपको बताते हुए चलता हूं, अपने माइंड में बैठाने का प्रयास करना क्या कह रहा हूं मैं आपको, है ना, कि द्वितीयक व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय? द्वितीयक व्यवसाय। और द्वितीयक व्यवसाय को याद रखना बेटा काई के नाम से भी जाना जाता है? विनिर्माण उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? तो द्वितीयक व्यवसाय को काई के नाम से जाना जाता है? विनिर्माण उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और द्वितीयक व्यवसाय जो है, ठीक है ना, द्वितीयक व्यवसाय मैं ऐसे बता रहा हूं आपको ना, नोटिस कर लेना, ये बहुत काम की चीजें भी है ना। तो द्वितीयक व्यवसाय जिसे ही याद रखना बेटा काई के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीयक व्यवसाय जिसे भी याद रखना बेटा विनिर्माण उद्योग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया?
और विनिर्माण उद्योग का मतलब यहाँ रखना बेटा कि द्वितीयक व्यवसाय में, याद रखना बेटा, क्या सम्मिलित किए जाते हैं? उद्योग धंधे, है ना। और उद्योग धंधे के अलावा याद रखना बड़ी बड़ी बराबर क्या सम्मिलित की जाती हैं? औद्योगिक इकाइयाँ। क्या सम्मिलित की जाती हैं बेटा? बड़ी बड़ी जो है याद रखना औद्योगिक इकाइयों को याद रखना कहाँ सम्मिलित किया जाता है? द्वितीयक व्यवसाय में जो है क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो द्वितीयक व्यवसाय को विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है, और द्वितीयक व्यवसाय के अंदर औद्योगिक इकाइयों, कल कारखानों, समझ में आ गया, या बड़े बड़े उद्योग धंधों को क्या किया जाता है बेटा? सम्मिलित किया जाता है। समझ में आ गया? इकाई के अंदर, द्वितीयक व्यवसाय के अंदर। बोलो यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, द्वितीयक व्यवसाय जो होता है ये अपने अस्तित्व के लिए, अस्तित्व का मतलब कच्चे माल के लिए, समझ में आ गया। तो द्वितीयक व्यवसाय जो है अपने अस्तित्व के लिए, या कहें तो कच्चे माल के लिए, समझ में आ गया। तो कच्चे माल के लिए भी मैं आगे आपको ऊपर निकाल रहा हूं बेटा। तो कच्चे माल के लिए याद रखना बेटा, द्वितीयक व्यवसाय जो है याद रखना कौन से व्यवसाय पर? प्राथमिक व्यवसाय पर क्या करता है? निर्भर करता है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ सूती वस्त्र उद्योग का, समझ में आ गया। जैसे मैं उदाहरण यहाँ इकाई के दे रहा हूँ बेटा, सूती वस्त्र उद्योग का, और एक और दे रहा हूँ बेटा मैं यहाँ उदाहरण आपको चीनी उद्योग का, इकाई का दे रहा हूँ बेटा, चीनी उद्योग का, ठीक है ना। तो सूती वस्त्र उद्योग, है ना, जो कि कच्चा माल क्या चाहिए? कपास। क्या चाहिए? कपास। और ऐसे ही चीनी उद्योग और कच्चा माल क्या चाहिए? गन्ना। क्या चाहिए बेटा? गन्ना। समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए ये दोनों तो उदाहरण इकाई के हैं द्वितीयक व्यवसाय के, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, जबकि कच्चा माल दोनों के लिए इधर देखना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए? कपास। क्या चाहिए बेटा? कपास। जबकि चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? गन्ना। आ गया? बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। तो कपास कहां से ला रहे हैं अपन? कृषि कार्य करने के उपरांत। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब कपास जो है कच्चे माल के तौर पर हमें प्राप्त हो रहा है, हो रहा है। तो कौन सा कार्य करने के बाद? कृषि कार्य करने के बाद। समझ में आ गया। और गन्ना भी हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? कृषि कार्य करने के बाद। समझ में आ गया। तो इसका मतलब याद रखना कृषि कार्य को अपन ने कहां पे सम्मिलित किया था? प्राथमिक व्यवसाय में। समझ में आ गया। तो इसका मतलब याद रखना सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, समझ में आ गया, ये दोनों कच्चे माल के लिए इधर ये तो काय पर टिका हुआ है? कपास पर। जबकि चीनी उद्योग काय पर टिका हुआ है? गन्ना पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक व्यवसाय से, ध्यान दीजिएगा बेटा, आप सभी का मैं ध्यान चाहूंगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल बारीकी से सुनना। समझ में आ गया। वो जो मैं बोलूंगा आपको वो परिभाषा बन जाती है द्वितीयक व्यवसाय की, या कहें तो उसी को कहा जाता है विनिर्माण उद्योग। समझ में आ गया। तो मैंने क्या कहा आपको कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चा माल आ गया, और कच्चे माल के याद रखना बेटा इकाई में रूप प्लस याद रखना इकाई में गुणों में, ठीक है। प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल के रूप और गुणों में, है ना, क्या करने के बाद? परिवर्तन करने के बाद। क्या करने के बाद बेटा? परिवर्तन करने के बाद अंत में, ठीक है ना बेटा, अंत में याद रखना बेटा ये क्या बनाई जाती है? मूल्यवान वस्तु बनाई जाती है। ये लो साहब, है ना। तो यानी कि रूप और गुणों में परिवर्तन करने के बाद में अंत में याद रखना क्या बनाई जाती है? एक मूल्यवान वस्तु बनाई जाती है। जैसे कि यहां देखिए, है ना, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चा माल क्या हो गया? कपास। और कपास के रूप और गुणों में परिवर्तन करने के बाद में हमने क्या बना दिया? सूती वस्त्र उद्योग बना दिया। ऐसे ही गन्ना, और गन्ना जो है ये भी प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त क्या है? कच्चा माल। और इस कच्चे माल के रूप और काय में बेटा गुणों में परिवर्तन करने के बाद में हमने अंत में एक मूल्यवान वस्तु बराबर क्या बना ली? चीनी, या कहें तो बराबर क्या बना दिया? कौन सा उद्योग स्थापित कर लिया? चीनी उद्योग। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए याद रखना बेटा द्वितीयक व्यवसाय को इकाई के नाम से जाना जाता है, विनिर्माण उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आ जाइए बेटा अपना ना, थोड़ा सा बताना जरूरी होता है एक्स्ट्रा ना, आपको भी आनंद आना चाहिए कि हाँ चलो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं अपन, है ना। अच्छा बेटा, तो जनसंख्या संरचना की अगली विशेषता की ओर चलते हैं। डी आ जाता है बेटा श्रमजीवी संगठन, श्रमजीवी संगठन, ठीक है, या कहें तो श्रमजीवी जनसंख्या का, श्रमजीवी लिख लेना आप, है ना बेटा, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट बन गया हमारा अगला, और ये पॉइंट जो विशेषता बना है बेटा, ये जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना की कहें तो बेटा अगली चौथी विशेषता है। समझ में आ गया। इसका नाम मैंने दे दिया है आपको श्रमजीवी संगठन या श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, इसके अंदर आपको जो बात नोटिस करनी है वो आपने पिछली वीडियो में आपने पढ़ रखी है। मेरा कहने का मतलब उसे मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी छोड़ रखा है आपको। समझ में आ गया। चलते हुए बता देता हूँ फिर भी, है ना। तो श्रमजीवी संगठन जो है, तो इसमें सबसे पहली बात आपको यही निकालनी है कि याद रखना बेटा काय की दृष्टि से, आर्थिक स्तर की दृष्टि से। समझ में आ गया। काय की दृष्टि से बेटा, आर्थिक स्तर की दृष्टि से याद रखना बेटा श्रमजीवी
आर्थिक स्तर की दृष्टि से याद रखना, कहें तो श्रमिकों को, किनको बेटा, श्रमिकों को, या भारत की जनसंख्या को, या श्रमजीवी जनसंख्या को, ठीक है ना। और श्रमजीवी जनसंख्या को 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। मैं लिख दिया यहाँ पे आपको ना, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से देखिएगा बेटा पहला, ठीक है, नोटिस करा दूं मैं आपको, हालांकि मैंने समझा दिया आपको ना, मुख्य श्रमिक, कौन सा आ गया, मुख्य श्रमिक। दूसरा निकालते हैं, आ जाता है बेटा कौन सा श्रमिक, सीमांत श्रमिक, कौन सा आ जाता है बेटा, सीमांत श्रमिक, ठीक है। और तीसरा निकालें तो यहाँ तीसरा बन जाता है बेटा आपका अश्रमिक, कौन सा बन जाता है बेटा, अश्रमिक। बोलो आपने ये पहले ही पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, बोलो पढ़ लिए, समझ में आ गया। तो याद रखना, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, समझ में आ गया। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया बेटा, 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से याद रखना, एक तो मैंने निकाल दिया मुख्य श्रमिक, दूसरा निकाल दिया सीमांत श्रमिक, और तीसरा निकाल दिया बेटा मैंने आपको यहाँ क्या, अश्रमिक, क्या निकाल दिया, अश्रमिक, है ना। तो मुख्य श्रमिक कौन सा होता है, यह वह श्रमिक होता है जो याद रखना बेटा कहाँ पे, प्रति वर्ष में, कितने वर्ष में, प्रति वर्ष में, है ना बेटा। दिनों की संख्या मैंने आपको वहां पे भी बताई थी, कितने दिनों से, 183 दिनों से, है ना। 183 दिनों से अधिक क्या करता है बेटा, 183 दिनों से अधिक बराबर क्या करता है, कार्य करता है, तो उसे याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, मुख्य श्रमिक कहा जाता है, समझ में आ गया। तो मुख्य श्रमिक बराबर कौन सा हुआ, वह श्रमिक जो प्रति वर्ष में, समझ में आ गया, कितने दिनों से, 183 दिनों से अधिक क्या करता है, कार्य करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद में सीमांत श्रमिक कौन सा होता है, दिनों की अवधि घटा देना वर्ष में, है ना। वह श्रमिक जो प्रति वर्ष में, कहाँ पे बेटा, प्रति वर्ष में, कितने दिनों से, 183 दिनों से, है ना, 183 दिनों से कम बराबर क्या करता है, कार्य करता है। बोलो बात यहाँ तक भी समझ में आई कि नहीं आई, क्या बन गया ये, बोलो क्या बन गया, ये बन गया बराबर क्या बेटा, सीमांत श्रमिक, क्या बन गया भाई, सीमांत श्रमिक। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अगला तीसरा निकालते हैं बेटा अश्रमिक, है ना। तो अश्रमिक बराबर पूर्णतः निकालें तो यह वह श्रमिक होता है जो पूर्णतः बराबर, आप स्वयं ही लिख देना बेटा, क्या होता है, पूर्णतः बेरोजगार होता है, या कहें तो बराबर ये कैसा बैठा हुआ रहता है, निठल्ला बैठा हुआ रहता है, समझ में आ गया, निठल्ला बैठा हुआ रहता है, समझ में आ गया, निठल्ला बैठा हुआ रहता है, या कहें तो इसके पास, समझ में आ गया, इसके पास करने के लिए, समझ में आ गया, इसके पास क्या के लिए बेटा, इसके पास करने के लिए, है ना, इसके पास करने के लिए, याद रखिएगा बेटा, कोई भी, समझ में आ गया, करने के लिए कोई भी क्या नहीं होता है, कार्य नहीं होता है, समझ में आ गया, कोई भी क्या नहीं होता, कार्य नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई, आ जानी चाहिए, पहले ही बता रखा मैंने आपको, है ना। तो देखिए बेटा, आर्थिक स्तर की दृष्टि से, है ना, तो भारत की जनसंख्या को या श्रमजीवी जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। तो याद रखना बेटा, पहला श्रमिक कौन सा आ गया, मुख्य श्रमिक, कौन सा आ गया बेटा, मुख्य श्रमिक। और मुख्य श्रमिक बराबर कौन सा होता है, यह वह श्रमिक होता है जो प्रति वर्ष में, दिनों की संख्या मैंने आपको पहले ही बताई और अब भी बता रहा हूं, समझ में आ गया। तो यह वह श्रमिक होता है जो प्रति वर्ष में, याद रखना बेटा, कितने दिनों से, 183 दिनों से अधिक क्या करता है, कार्य करता है। जबकि याद रखना बेटा, अब कौन सा श्रमिक निकाल रहे हैं अपन, निकालिए आप, है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं। जबकि दूसरा आ गया बेटा अपना कौन सा, सीमांत श्रमिक। और सीमांत श्रमिक बराबर कौन सा होता है बेटा, यह वह श्रमिक होता है जो प्रति वर्ष में, समझ में आ गया, और प्रति वर्ष में याद रखना बेटा 183 दिनों से बराबर कम क्या करता है, कार्य करता है। बोलो यहां तक बात जो है आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा, बोलिए, आ जाएगा। तो ये बन जाएगा सीमांत श्रमिक। और तीसरा निकालिए बेटा, कौन सा आ जाएगा, अश्रमिक। कौन सा आ जाएगा भाई, अश्रमिक। और अश्रमिक बराबर कौन सा होता है बेटा, ध्यान दीजिए, यह वह श्रमिक होता है जो पूर्णतः बराबर क्या होता है, बेरोजगार होता है, समझ में आ गया, पूर्णतः क्या होता है, बेरोजगार होता है, निठल्ला होता है, या इसके पास करने के लिए कोई भी कार्य नहीं होता है। एक चीज और आपको यहाँ नोटिस करनी है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो याद रखना, क्या नोटिस करना है, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या में श्रमिकों, भारत की जनसंख्या में किनका बेटा, श्रमिकों। और श्रमिकों का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसी श्रमिकों में एक तो शामिल करेंगे अपन मुख्य श्रमिक, प्लस एक निकालेंगे अपन कौन सा श्रमिक, सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक के अलावा एक और क्या निकालेंगे अपन बेटा, सीमांत श्रमिक। तो इसका मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में श्रमिकों का प्रतिशत, समझ में आ गया, किनका प्रतिशत, ध्यान चाहूंगा, ध्यान से सुनना, श्रमिकों का प्रतिशत, समझ में आ गया।
और श्रमिकों का प्रतिशत कौन कौन से मिलाकर निकालेंगे अपन? श्रमिकों में मुख्य श्रमिक और कौन सा? सीमांत श्रमिक को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। समझ में आ गया? तो 2011 की याद रखना बेटा, इकाई के अनुसार, जनगणना के अनुसार श्रमिकों का अनुपात, यानी कि श्रमिकों का अनुपात का मतलब मुख्य श्रमिक प्लस सीमांत श्रमिक। समझ में आ गया? तो याद रखना बेटा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में श्रमिकों, और श्रमिकों का मतलब मुख्य श्रमिक प्लस सीमांत श्रमिक का अनुपात 39.8% है। जबकि ये तो आ गया श्रमिकों का अनुपात, जबकि निकालना अब अश्रमिकों का अनुपात। किनका निकालेंगे बेटा? जबकि अश्रमिकों का अनुपात। ठीक है बेटा, जबकि अश्रमिकों का अनुपात। ठीक है, जबकि अश्रमिकों का अनुपात आपने पहले भी पढ़ रखा है और मैंने दोबारा भी बता दिया कितना है? 60%। समझ में आ गया? जबकि अश्रमिकों का अनुपात, ठीक है, कितना है बेटा? 60% है। ये बात भी आपको यहाँ जरूर निकालनी है। बोलो यहाँ तक जो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? आ जानी चाहिए। समझ में आ गया? तो श्रमजीवी संगठन या श्रमजीवी जनसंख्या के अंदर हमने अगली बात क्या निकाली बेटा? सभी निकाल देना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में, है ना, श्रमिक हमने इकाई से बनाए हैं। समझ में आ गया? श्रमिकों का अनुपात में हम क्या इकाई का ले रहे हैं? एक तो आ गया मुख्य श्रमिक और एक आ गया सीमांत श्रमिक। समझ में आ गया? तो श्रमिकों का अनुपात, और श्रमिकों के अनुपात में हमने ले लिए मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक, और श्रमिकों का अनुपात बराबर कितना आ गया? यह आ गया 39.8% आ गया बेटा। जबकि अश्रमिकों का अनुपात, समझ में आ गया? जबकि अश्रमिकों का अनुपात बराबर कितना है बेटा? 60% है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? ये सारा कुछ आप जब लिखोगे तो याद रखना, जनसंख्या संगठन की ये जो विशेषता है ये भी क्लियर हो जाती है। कौन सी वाली? कि श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, या कहें तो श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं बेटा, एक और है इसके अंदर लास्ट, क्या है बेटा? वो भी निकाल देते हैं। देखिए बेटा, एक चौथी विशेषता और है, उसको भी अपन यहां निकालते हैं, है ना। और अपने नोटबुक में नाम डाल दीजिए, भले ही मैं बोल रहा हूं आपको कि व्यावसायिक स्तर पर, ठीक है बेटा, कौन से स्तर पर? व्यावसायिक स्तर पर, ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, लास्ट वाला ये है ना, व्यावसायिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? व्यावसायिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर श्रमजीवी, व्यावसायिक स्तर पर श्रमजीवी जनसंख्या, व्यावसायिक स्तर पर श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, ठीक है। या इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि हमें काय का अध्ययन करना है? व्यावसायिक, हमें अध्ययन करना है बेटा व्यावसायिक संरचना का, काय का हमें अध्ययन करना है बेटा, काय का व्यावसायिक संरचना का क्या करना है? अध्ययन करना है, या कहें तो व्यावसायिक संरचना का वर्गीकरण, इसका हमें जो है क्या करना है? अध्ययन करना है ना। सुनिएगा बेटा, अब देखिए, है ना, तो जनसंख्या संरचना की अगली लास्ट विशेषता क्या है हमारे पास में? कि व्यावसायिक स्तर पर हमें श्रमजीवी जनसंख्या को वर्गीकृत करना है। समझ में आ गया? श्रमजीवी जनसंख्या को हमें क्या करना है? वर्गीकृत करना है। कौन से स्तर पर? व्यावसायिक स्तर पर। समझ में आ गया? तो मेरा कहने की बात यह है कि व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करना है हमें। समझ में आ गया? तो याद रखना बेटा, भारत के अंदर जो निवास करने वाले लोग जो हैं, समझ में आ गया, वो भिन्न भिन्न, समझ में आ गया, भिन्न भिन्न का मतलब कहीं तो व्यक्ति जो है रखना बेटा कौन से व्यवसायों में